हेलो एंड वेलकम टू करेंट आईक्यू। करेंट आईक्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दूसरे सीरीज का, जो करेंट अफेयर्स का 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का पार्ट 2 वीडियो। मैं इसमें पार्ट 2 वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 के बीच। ये आखिरकार इसमें और कौन कौन से, जैसा कि मैंने पहले जो है पहला पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो और इस वीडियो में उसी मोस्ट एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इसमें आपको 51 से लेकर के 100 तक देखने को, क्वेश्चंस को देखने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो इस वीडियो पे नए व्यूअर्स हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं इस वीडियो में, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी जो है 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का 5-6 सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो जिनको विदाउट एक्सप्लेनेशन के साथ फास्ट में कोई एग्ज़ाम अगर नज़दीक हो और उसको अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उसको फास्ट रूप में देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर भी अपलोड कर रखा हूँ 5-6 वीडियो में। तो वो भी आप जो जल्दीबाजी में कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई छोटा एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाय द वे, those candidates are from the English medium. I would like to suggest you, with those who are the new viewers in this video, kindly go through the previous one, because I have uploaded 1000 most MCQ questions from last 1 year, which is from Jan 2024 to May 2025, and 1000 MCQ, sorry, 1000 most important one-liners I have also uploaded. So please, those who are joining new with this video, so please refer to the previous one as well, right? So that you if you are going to attempt the anyone, group B, group C, group D exams, so you can refer to the most important 1000 onliner as well as most important 1000 MCQ questions as well. I hope you will get benefited from there, and I would like to tell you that I have already uploaded 1000 most MCQ questions from last 1 year, which is from Jan 2024 to June 2025, with explanation. Part 1 I have already uploaded, and it is going to be a part 2. From in part 1 it was question number 1 to 50, and in this video you will get the question number 51 to 100, right? So without doing delay, you guys are saying that you guys will say that, sir, you are each and again you are reiterating for the, so without doing delay we are going to begin with the question number 51. So let's begin with the question number 51. हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, विच इंडियन सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस 2025। कहता है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन की मेजबानी भारत के किस शहर ने की। कहता विच इंडियन सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस 2025। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन की मेजबानी भारत के किस शहर ने की। तो इसमें जो इसका आंसर ऑप्शन है पुणे, अहमदाबाद, वाराणसी, भुवनेश्वर। पुणे, अहमदाबाद, वाराणसी, भुवनेश्वर। तो ये जो इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस जो ये होस्ट किया गया वो अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो बी होगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या है? बी है, अहमदाबाद। अब यहाँ चर्चा हुआ है अहमदाबाद के बारे में, तो थोड़ा सा जान लेते हैं अहमदाबाद के बारे में। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि अहमदाबाद जो है फाइनेंशियल कैपिटल है गुजरात का, जो कि यहीं पे आपको IIM अहमदाबाद है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगर MBA वगैरह आप करने जा रहे हैं तो टॉप क्लास और टॉप ग्रेड का जो MBA कॉलेज है, फर्स्ट रैंक जो हमेशा होल्ड करती है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो वो है IIM अहमदाबाद। अच्छी खासी रैंक आने के बाद आपको जो है इसमें आपको एडमिशन मिलता है IIM अहमदाबाद। तो बताना चाहूँगा कि अहमदाबाद में ही जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी टेम्पल है, सॉरी स्टैचू है, जो कि साबरमती आश्रम पे सिचुएटेड है। साबरमती आश्रम के आसपास सिचुएटेड है। और यहीं पे आप जो अहमदाबाद में ही अक्षरधाम मंदिर भी आपको देखा जाता, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट टेम्पल है, अक्षरधाम मंदिर। और जैसा कि मैंने बताया कि साबरमती आश्रम जहाँ पे गांधी जी नमक सत्याग्रह किए थे, तो वो अहमदाबाद में ही। तो ये थे कुछ बेसिक जानकारी अहमदाबाद के बारे में। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। ये अगला क्वेश्चन 52 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 52, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया इन द 2024 इलेक्शन। 2024 के चुनावों में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? इसका जो ऑप्शंस है, जोको विडोडो, प्रबोवो सुबियांतो, गंजार प्रणबो, एनीसी वासुदेव। तो इसका जो सही आंसर होगा, आई थिंक मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, प्रोवेनो सुबियांतो। यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 52। 52 का जो सही आंसर है, सही उत्तर है, वो बी है। बी है प्रोवेनो सुबियांतो, राइट। अब यहाँ पे चर्चा हुआ है थोड़ा इंडोनेशिया के बारे में, तो उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके बेसिक कुछ जानकारी देख लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो बात करें इंडोनेशिया का कैपिटल, तो कैपिटल जो इसका है वो जकार्ता है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया का कैपिटल है। साथ ही साथ अगर करेंसी देखें तो ये जो है इंडोनेशियन डॉलर, इंडोनेशियन रुपी, जो है यहाँ पे करेंसी चलता है। करेंसी यहाँ पे जो है वो इंडोनेशियन रुपया है। बात करें अगर फ्रीडम, स्वतंत्रता को, कि इंडोनेशिया को कब स्वतंत्रता मिली थी, तो वो था 17 अगस्त 1945। 17 अगस्त 1945 में, आई थिंक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब विश्व युद्ध इसी समय हुआ था, थोड़ा दिन के आगे पीछे इसको स्वतंत्रता मिली थी। यहाँ पर जो है इंडोनेशिया में प्राइम मिनिस्टर नाम का कोई पोस्ट नहीं होता है। प्रेसिडेंट यहाँ का जो है प्रेसिडेंट है सुकर्नो। इंडोनेशिया का जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, उसका नाम क्या है, वो सुकर्नो है। और ये एक बड़ी आबादी वाला जो है द्वीप, एक बड़ी आबादी वाला द्वीप, सॉरी, यहाँ पर एक जावा नाम का जो द्वीप है, वो बहुत बड़ी आबादी वाला द्वीप है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है जावा जो आइसलैंड है, वो बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड आइसलैंड है, राइट। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी जो है इंडोनेशिया के बारे में। तो जैसा कि आप देखे ही होंगे क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया इन द
2024 इलेक्शंस 2024 के चुनावों में इंडोनेशियन के नए राष्ट्रपति कौन बने? आई थिंक इसमें जो है हाँ वो पहले जो एक थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्शन कर लें, ये जो है इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अपडेट नहीं, मतलब ये अपडेट नहीं किया गया। यहाँ पे जो प्रबोतो सुबियांतो जो है ये पहले थी, अब जो अभी जो करंट में है वहाँ इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है वो सुकर्नो है, सुकर्नो शाह है अभी करंट में प्रेसिडेंट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 का था व्हाट इज द निपुण भारत मिशन फोकस्ड ऑन? निपुण भारत मिशन किस पर केंद्रित है? हायर एजुकेशन, अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर ट्रेनिंग, डिजिटल ट्रेनिंग। तो जो ये निपुण भारत मिशन है, निपुण भारत मिशन है वो जो है अर्ली लिटरेसी और न्यूमरेसी पे बेस्ड है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्वेश्चन बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन जो है सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 54 की तरफ। कहता है क्वेश्चन नंबर 54 द साइबर सुरक्षा कैंपेन लॉन्च इन 2025 इज एम्ड एट। 2025 में शुरू किया गया साइबर सुरक्षा अभियान किसके लिए है? प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड, इंश्योरिंग साइबर हाइजीन इन स्कूल्स, प्रमोटिंग ऑनलाइन पेमेंट, सेफ गार्डिंग द डिफेंस नेटवर्क। वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना, स्कूलों में साइबर स्वच्छता, ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देना, रक्षा नेटवर्क की सुरक्षा। इसका जो करेक्ट आंसर है द साइबर सुरक्षा कैंपेन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए है प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड। इसमें जो है वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये जो है कैंपेन चलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही उत्तर है वो ए है प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड, प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। कहता विच कंट्री इमर्ज एज इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25। वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार कौन सा देश बना? ऑप्शन में है चाइना, यूएसए, यूएई, रसिया। इसका जो सही आंसर है वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन यूएसए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर है वो बी है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब बात यहाँ पे चर्चा हुई है यूएसए के बारे में, तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं अमेरिका के बारे में। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो यूएसए का अगर देखा जाए तो ये एक संघीय राज्य है, इसमें बहुत सारे यूएसए जो है कंबाइंड है ऑलरेडी, जो है बहुत सारे राज्यों का संघ है, ये यूनाइटेड है। और इसका अगर कैपिटल देखें, यूएसए का अगर कैपिटल देखें तो ये है वाशिंगटन डीसी, ये है कैपिटल। डॉलर इसका देखा जाए तो यहाँ पे जो है अमेरिकन डॉलर है, राइट। अमेरिकन डॉलर जो है जो कि एक यूएसडी बराबर होता है लगभग, अभी जो रेट चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 88 इंडियन रुपीस के बराबर, INR, राइट। एक यूएसडी बराबर कितना हो गया? 88 INR इंडियन रुपीस, राइट। बात की जाए यहाँ पे पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर नाम का कोई पोस्ट नहीं होता। प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए
तो प्रेसिडेंट जो यहाँ पर है जो बाइडन, जो बाइडन जो है यूएसए का प्रेसिडेंट है फिलहाल करंट में अभी। अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया जाए तो आपको जो है यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो यूएसए में ही है, वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक, ये जो है ये भी जो है ये अमेरिका में ही है। साथ ही साथ आपको तुमको देखा जाए नासा, स्पेस एक्स, राइट, स्पेस एक्स हो गया। फिर जो है इसमें फेमस यूनिवर्सिटी जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड है, साथ ही साथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, राइट। ये सारे फेमस यूनिवर्सिटी है। अमेरिका का फादर किसे बोला जाता है? फादर ऑफ अमेरिका जो है जॉर्ज वॉशिंगटन को बोला जाता है। जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपिता के रूप में माना जाता है। जैसे भारत में जो है राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को माना जाता है, उसी तरीके से अमेरिका के जो राष्ट्रपति है राष्ट्रपिता है वो जॉर्ज वॉशिंगटन था। जॉर्ज वॉशिंगटन को माना जाता है। तो ये थे कुछ बेसिक जानकारी अमेरिका के बारे में। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है व्हाट इज द एम ऑफ द पीएम गति शक्ति योजना? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? इसका जो ऑप्शन है वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही उत्तर है वो सी है, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, इसका आंसर है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता हु वॉज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा इन 2024? 2024 में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जो है भर्तृहरि महताब को चुना गया। भर्तृहरि महताब जो हैं वो 18वीं लोकसभा अध्यक्ष जो है एज ए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने गए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, भर्तृहरि महताब। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इन 2025 वाज नेम्ड। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण 2025 में किस नाम से हुआ? तो इनसैट 5G, जीसैट 21, नेविक, IRNS, रियासत 2B। इसका जो सही आंसर है जीसैट 21, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या है? बी है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 का था हु ऑथर्ड द बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड? द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी? कहता इंडिया वे स्टडीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड की पुस्तक कौन लिखा? तो शशि थरूर है ऑप्शन में, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, पवन के वर्मा। इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, एस जयशंकर साहब ने जो है लिखे हैं पुस्तक इंडिया द स्टडीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड, द इंडिया वे स्टडीज फॉर एन
अनसर्टेन वर्ल्ड का जो लेखक है वो एस जयशंकर साहब है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 का 59 का जो सही आंसर है वो बी, वो जो है बी है, एस जयशंकर। तो ये जो पुस्तक इंडिया वे जो लिखा गया है, जो द इंडिया वे है, वो फॉरेन पॉलिसी पे आधारित है, फॉरेन पॉलिसी पे आधारित है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, एस जयशंकर सर ने ये पब्लिश, ये किताब इन्होंने लिखा है। तो ये बेसिकली फॉरेन पॉलिसीज पे बेस्ड है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 क्या था, द सोलर रूफटॉप योजना इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच मिनिस्ट्री। सोलर रूफटॉप योजना किस मंत्रालय के तहत लागू की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। इसका जो सही मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर है वो बी है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यदि ये वीडियो आपको फ़ायदा कर रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाएँ, तो हमारी मेहनत सफल होगा। मतलब मैं अपना मेहनत को सक्सेसफुल मानेंगे। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कमेंट या फीडबैक देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जब भी मैं अगला पार्ट अपलोड करूं, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरे वीडियो को आप देख सकें आप। साथ ही साथ जो हमेशा मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने अंदर जो है कभी जेलस की भावना ना रखें, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल देख रहे हैं सोसाइटी में कि लोग एक दूसरे से जेलस की भावना रखते हैं और कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना चाहता। मैं इतनी स्ट्रगल किया हूँ, वो मैं जब आप लोग एक मेरे को उस लेवल पे उठा देंगे तो जो है मैं बिल्कुल शेयर करूँगी अपनी स्टोरी। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेपर वगैरह लीक हो रहा, तो उससे आपको तो थोड़ी सी डीमोटिवेशन होता होगा, डीमोटिवेटेड फील करते होंगे। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन मेरी एक अच्छी प्लेटफॉर्म हो गई, मेरी एक अच्छी पकड़ हो गई, तो मेरा वादा है कि जितने भी पेपर लीक हो रहा है ना, उसको पूरे तरीके से इरेडिकेट करूँगा। साथ ही साथ मैं जो जो पॉलिसी के रखवाले हैं, सॉरी, जो कानून के रखवाले हैं, वो होते कौन लोग हैं? हम ही लोग में से होते हैं ना, सॉरी, हम ही लोग में से जिसको जो हमारे यहाँ से ही बन करके जाते हैं, फिर वो बदल क्यों जाते हैं? तो मैं वही आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको जो है क्वेश्चन पेपर वगैरह लीक जो है लग रहा होगा कि मेहनत करने वाले स्टूडेंट के लिए एक हर्डल है, एक बहुत बड़ी बाधा है। तो जब आप उस चेयर पे चले जाते हैं, कुर्सी पे चले जाते हैं, तो फिर क्यों इस वादे को भूल जाते हैं? क्यों नहीं आप वैसे बच्चों के लिए जो है काम करते हैं, जो आप ही की तरह जिस तरीके से अभी आप फाइट कर रहे होते हैं, उसी तरीके से उस समय भी कोई फाइट करेगा। और मैं एक बार मेरी जहाँ तक मानना है कि जिस दिन मेरे को जो सफलता मिला, तो मैं पूरी ऐसा ऐसा जो है कानून बनवाने पे गवर्नमेंट को मजबूर कर दूंगा कि कोई पेपर लीक तो दूर की बात है, वो करने के लिए सोचें, उसको 50 बार सोचना पड़ेगा। इतनी हार्ड पनिशमेंट में, मतलब कि कानून के माध्यम से सरकार को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये रिक्वेस्ट करूँगा। और हमारे हमारे साथ जो हो गए वो हम आप जैसे बच्चे ही होंगे,
तो यही मेरा कहना था। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का था कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2025। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसका जो ऑप्शन है, हेल्थ फॉर ऑल, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, माई हेल्थ माई राइट, बिल्डिंग ए फेयर हेल्दियर वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल से इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माई हेल्थ माई राइट इज द करेक्ट ऑप्शन। माई हेल्थ माई राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर है वो माई हेल्थ माई राइट जो है इसका सही आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। कहता है क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है इंडिया रिसेंटली साइंड ए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग डील विद विच कंट्री। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण समझौता किया? तो वो है जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, जर्मनी। जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी। तो इसका जो 62 का जो आंसर है वो 62 का सही आंसर है बी, ताइवान। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर है वो बी है, ताइवान है। अब यहाँ पे चर्चा हुआ है ताइवान के बारे में, तो थोड़ी सी हम लोग जो है बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं कि ताइवान के बारे में, कि आखिरकार ये ताइवान का क्या है बेसिक डिटेल्स। तो फिलहाल जो हमारे पास ताइवान की कुछ बेसिक जानकारी है वो है ताइवान की कैपिटल के बारे में, कि ताइवान का जो कैपिटल है वो ताइपे है। ताइपे जो है इसका कैपिटल है ताइवान का। यही कुछ हमारे पास अभी फ़िलहाल बेसिक जानकारी है। फिर बहुत अधिक डिटेल्स के लिए अगले कभी अगर चर्चा ताइवान की होती है तो बिल्कुल हम लोग बात करेंगे। अब फिलहाल अगले बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता विश्वकर्मा योजना लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टारगेटेड एट। कहता भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा योजना का लक्ष्य क्या है? कहता ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन, स्टूडेंट, रूरल फार्मर्स, अर्बन वेंडर्स। पारंपरिक कारीगर, छात्र, ग्रामीण किसान, शहरी विक्रेता। इसका जो सही आंसर है ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर है वो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन है। अब हम लोग बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने भी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तीनों में क्या डिफरेंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो है इंडियन गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडियन जो गवर्नमेंट है ये जो है पूरे होल कंट्री को रिप्रेजेंट करता, पूरे देश को जो है रिप्रेजेंट करता, जबकि जिसमें आपको सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट ये दोनों इंक्लूडेड है, ये दोनों को जो है रिप्रेजेंट करता है। अगर बात की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जो है ये भी पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, ये भी होल कंट्री को जो है रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसमें जो है स्टेट इंक्लूड नहीं होता, स्टेट को एक्सक्लूड करके जो है मतलब इसमें ये किया जाता, स्टेट इंक्लूड नहीं होता। और बात किया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कानून बनाने का काम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में होता है। जैसे कि इसके अंदर 3 बॉडी पार्ट्स है,
लेजिस्लेटिव, सॉरी, स्टार्टिंग है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। कौन है? जुडिशियरी। ये तीनों जो है बॉडी पार्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि जैसे कि आप जानते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हिंदी में बोला जाता है। तो विधायिका जो होता है कानून होता है, कार्यपालिका जो है कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, जुडिशियली जो है उसको न्यायिक व्यवस्था का देखभाल करता है। तो ये थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंसेस। अब अगले हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 क्या का? क्वेश्चन नंबर 64 कहता विच इंडियन स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो वो है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर जो है सी है, वो बिहार है। तो यहाँ पे चर्चा बिहार के बारे में हुआ है, तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग जान लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार का जो कैपिटल है वो, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, पटना है। सीएम अभी जो है नीतीश कुमार साहब हैं। नीतीश कुमार हैं। और गवर्नर है उसका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ये क्या है? तो बिहार के गवर्नर हैं। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बिहार में बहुत सी मतलब कि जो फेमस जगह है, जैसे कि गया हो गया। गया में बोधि वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध की जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाली इधर अपना जो है नालंदा में महावीर फेमस है। नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ का प्रमुख है। तो ये सारे कुछ बेसिक जानकारी थी बिहार के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता विच इंटरनेशनल रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट को प्रकाशित करता? वर्ल्ड गवर्नेंस रिपोर्ट, ग्लोबल करप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ग्लोबल एथिक्स रिपोर्ट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता हु वॉन द मिस वर्ल्ड 2024 क्राउन। मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसने जीता? तो इसमें जो ऑप्शन है यास्मीना जायतून, कैरोलिना बिएलासोवा, क्रिस्टीना पिस्कोवा और सिनी शेट्टी। इसका जो सही क्रिस्टीना पिस्कोवा इज द करेक्ट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 66। 66 का जो सही उत्तर है वो सी है, क्रिस्टीना पिस्कोवा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं कि 67 क्या कहता? तो कहता व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सागर समृद्धि योजना। सागर समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है बूस्टिंग कोस्टल टूरिज्म, तटीय पर्यटन, प्रमोटिंग आइलैंड फिशरीज, इनहेंसिंग पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रमोटिंग आइलैंड फिशरीज जो है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर
सही ऑप्शन ऑप्शन जो है बी है, प्रमोटिंग आइसलैंड फिशरीज। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। कहता है इन विच सिटी वॉज द इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक इनॉग्रेटेड इन 2025। कहता है इन विच सिटी वॉज द इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक इनॉग्रेटेड इन 2025। 2025 में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किस शहर में उद्घाटित हुआ? वो है बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर पुणे है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर जो है बी है, पुणे। अब यहाँ पे चर्चा पुणे के बारे में हुआ तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग देख लेते हैं। पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो मुंबई है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि मुंबई में बहुत सारे जो है ये फेमस चीज़ है, जैसे कि एलिफेंटा केव, फिर गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। और बताना चाहूँगा कि जो सिटी जो अभी चर्चा में आया है पुणे, वो पुणे भी जो है एक इंडस्ट्रियल सिटी है। यहीं पर जो है एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है खड़गवासला पुणे में ही है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी महाराष्ट्र के बारे में। वहाँ का महाराष्ट्र का जो लोकल लैंग्वेज है वो मराठी है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी महाराष्ट्र के बारे में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024? विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो कहता है इको सिस्टम रिस्टोरेशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ओनली वन अर्थ, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का सही उत्तर जो है बी है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता? क्वेश्चन नंबर 70 कहता, विच इंडियन रेलवे स्टेशन बिकेम द फर्स्ट टू बी फुल्ली सोलर पावर्ड इन 2025? 2025 में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना? तो इसका जो ऑप्शन है वाराणसी, गुवाहाटी, सूरत और जयपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो गुवाहाटी है। गुवाहाटी जो है असम का जो है एक सिटी है। असम का जो कैपिटल है वो दिसपुर है। राइट, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट का एक सिटी है। तो वो असम का जो कैपिटल हो गया। यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो असमीज है। यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो असमीज है, रीजनल लैंग्वेज कह सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। कहता है क्वेश्चन नंबर 71, विच इंडियन कंपनी वॉज रैंक्ड हाईएस्ट इन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2025? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2025 में सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला भारतीय कंपनी कौन सी रही है? तो ये आपका सिंपल सा ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 500 लिस्ट में, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है स्थान था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 71। 71 का सही उत्तर जो है सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग देख लेते हैं फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो यहाँ जो वर्ड यूज हुआ फॉर्च्यून ग्लोबल 500, वो जो है ये ग्लोबल के सभी बड़ी कंपनियों की जो लिस्ट होती है, रैंकिंग के आधार पे एक लिस्ट होती है जो जारी की जाती है, जिसमें से जो कि उसके टोटल रेवेन्यू, कुल राजस्व के आधार पर जो है ये रैंकिंग निकाला जाता है। जो 500
तो उसी के अंदर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक स्थान था। अब बात करें थोड़ा सा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1973 में हुआ, और जो ये इस्टेब्लिशमेंट जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के का किए वो धीरू भाई अंबानी थे, जो कि अभी करंट चेयरमैन मुकेश अंबानी के पिताजी थे। मुकेश अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी जो है इसके उन्होंने ही 1973 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस्टेब्लिशमेंट किया था। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता? क्वेश्चन नंबर 72 कहता द यू विन पोर्टल लॉन्च इन 2025 इज फॉर। 2025 में लॉन्च किया गया यू विन पोर्टल किसके लिए है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर जो है वो ए है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। अब यहाँ पे हम लोग बात करें यू विन पोर्टल है क्या? ये यू विन पोर्टल है क्या? तो ये एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए इसी पोर्टल के द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है, उपलब्ध कराया जाता है। तो ये एक प्रकार का जो डिजिटल पोर्टल है जो गर्भवती महिलाएं और जो है बच्चों को टीका जो है टीकाकरण की सुविधाएं प्रदान करती है और टीका के लिए टीकाकरण की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराती है। तो ये थे यू विन पोर्टल के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 कहता हु वोन द नोबेल पीस प्राइज इन 2024। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो ये जो ऑप्शन में है वलोडिमर जेलेस्की, अलेक्सी नावल्नी, नरगिस मोहम्मदी और ग्रेटा थनबर्ग। इसका जो सही आंसर है वो नरगिस मोहम्मदी है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है, नरगिस मोहम्मदी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा हुआ है नोबेल पीस प्राइज के बारे में, तो थोड़ी सी जानकारी हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं, नोबेल पीस प्राइज के बारे में कि आखिरकार क्या होता। तो नोबेल पीस प्राइज जो दिया जाता है वो शांति और मानवता के लिए जो है प्रदान में उत्कृष्ट वर्क करने पे दिया जाता है। शांति और मानवता का ये पुरस्कार है। साथ ही साथ बात करेंगे इसकी इस्टेब्लिशमेंट का, तो ये 1895 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी अगर बात की जाए उद्देश्य के लिए तो ये पूरे विश्व भर में जो है युद्धों को रोकने का काम करती है, मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए भी काम करती है, गरीबी, भुखमरी, ये सारी इन सब चीज़ों पे ये मतलब उत्कृष्ट वर्क करने पे नोबेल पीस प्राइज से उसे सम्मानित किया जाता है। तो ये थे कुछ नोबेल पीस प्राइज के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। कहता है क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 74 इन विच इंडियन स्टेट वॉज द हरित शक्ति अभियान लॉन्च इन 2025। 2025 में हरित शक्ति अभियान किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया? तो वो ऑप्शन है गुजरात, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर बी है, इसका सही उत्तर जो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर जो इसका है वो बी है, बिहार है। बिहार ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 का सही उत्तर बी है, बिहार। अब यहाँ पे बात चर्चा बिहार की हुई है तो थोड़ी सी बिहार के बारे में भी जान लेते हैं, अगेन बेसिक जानकारी। तो बिहार का जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बिहार का कैपिटल पटना है, पटना। सीएम नीतीश कुमार है। और बात करें गवर्नर की,
गवर्नर की, तो वो ये आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ मोहम्मद खान। तो ये वहाँ का गवर्नर है, वहाँ का बिहार का। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार में जो फेमस यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, साथ ही साथ गया यहाँ का फेमस सिटी है। गया में बोध गया के में ही जो है बोधि वृक्ष के नीचे जो है बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साथ ही साथ राजगीर एक जगह है जहाँ पे अभी ग्लास ब्रिज भी बना है। और बात करें तो एक स्टेडियम, राजगीर में स्टेडियम, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम भी बना है। और बात करें तो दूसरी जो विश्वविद्यालय वो तक्षशिला भी यहीं पे बिहार में ही है। तो ये थे कुछ बेसिक जानकारी बिहार के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। कहता हु इज द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज ऑफ जून 2025। जून 2025 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन है अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, अरुण गोयल, गणेश कुमार। इसका जो सही आंसर जो है इसका गणेश कुमार, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 का जो है सही उत्तर डी है, गणेश कुमार। अब यहाँ पे थोड़ी चर्चा हुआ है इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो इसकी जो चर्चा होती है आर्टिकल 324 में किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 324 में है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो 25 जन 1950 को हुआ था। आज़ादी के जो है लगभग 3 साल बाद 1950 में इसकी मतलब की हुई थी। अभी जो श्री गणेश कुमार जो है वो 26 जो है 26वें चीफ इलेक्शन कमीशन है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो मतलब कि 26वें नंबर पे कहें कि। और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्ट किया जाता है, सिलेक्शन जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्टेड होता है। चीफ इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्टेड की जाती है, राइट। तो ये थे कुछ बेसिक्स जानकारी इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन 76 के बारे में। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 76? तो क्वेश्चन नंबर 76 कहता है विच कंट्री होस्टेड द 2025 ब्रिक्स समिट। इसका जो ऑप्शन है चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रसिया। कहता है 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ब्राजील। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। ब्राजील इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही आंसर है वो ब्राजील है। अब यहाँ पे चर्चा ब्राजील के बारे में हुआ, ब्रिक्स के बारे में हुआ, तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में कि आखिरकार ब्रिक्स होता क्या है। तो ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का जो फुल नेम होता है वो क्या होता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। अब हम लोग ये टोटल 5 मेंबर कंट्रीज है ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स का आखिरकार है क्या? तो ब्रिक्स जो होता है अपने मेंबर देशों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये एक प्रकार का संगठन है जो अपने मेंबर देशों में शांति व्यवस्था, सुरक्षा ये सब बनाए रखता है अपने मेंबर देशों में। अब बात करें इस्टेब्लिशमेंट का, तो ब्रिक्स का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2001 में हुआ था, जिस समय जो है ब्रिक्स जो है ब्रिक के नाम से जाना जाता था। मतलब इसमें टोटल 4 ही कंट्री था, ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। बाद में
2010 में जो है ब्रिक्स में एक और देश जोड़ा गया, साउथ अफ्रीका को, और बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रिक्स, राइट। तो साउथ अफ्रीका को जो है बाद में जोड़ा गया, ये एस जो है 2010 में लगा, साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा। और 2001 में जो ब्रिक की स्थापना की गई थी वो ओ नील के द्वारा, ओ नील जो इसके संस्थापक है, जो कि 2001 में इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट किया था। अब बात करें कि ब्रिक्स का जो 2025 में समिट कहाँ होने वाला, तो वो ब्राज़ील में होगा, जो कि 17th ब्रिक्स समिट होगा। और ब्राज़ील के जो एक शहर है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2025 में ये होस्ट किया जाएगा, राइट। अब हम लोग, तो ये था कुछ बेसिक जानकारी ब्रिक्स के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ, कि आखिरकार क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेबी इन 2025, कहता हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेबी इन 2025, 2025 में जो है सेबी का चेयरमैन कौन बने उसके बारे में। तो ऑप्शन है माधवीपुरी वंश, टी रविशंकर, अनंत नारायण, सुभाष चंद्र खुंतिया, ये सारे ऑप्शन हैं। कहता है 2025 में सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन में दिया नहीं है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उस जो है तुहिन कांत पांडे है। इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन को अपडेट करना होगा। यहाँ पर माधवीपुरी वंश जो है ये पहले, ये तुहिन कांत पांडे से अभी करंट में जो चेयरमैन है वो तुहिन कांत पांडे हैं, और इसके पहले जो थे वो माधवीपुरी वंश थे, राइट। अब यहाँ पे चर्चा सेबी के बारे में हुआ, तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग देख लेते हैं सेबी के बारे में, कि आखिरकार सेबी होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सेबी। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का जो फुल नेम है वो क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। अब बात करें इसकी इस्टेब्लिशमेंट की, सेबी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 12 अप्रैल 1988 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 12 अप्रैल 1988 को जो है सेबी का स्थापना हुआ था। बात करें इसका हेडक्वार्टर के बारे में, तो ये है मुंबई में। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और बात करें कि आखिरकार सेबी है क्या, तो सेबी जो है ये कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। जब आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें दो तरह का मार्केट है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जिसमें से मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता और कैपिटल मार्केट को जो है सेबी रेगुलेट करता, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कहने का मतलब हुआ कि जो आप किसी कंपनी का शेयर वगैरह खरीद बिक्री जो करते हैं वो आप जो है सेबी के वेबसाइट से ही चेक करके आप कौन से कंपनी जो है जेन्यून है, कौन से फ्रॉड है, किसमें पैसा डूबने का चांस है, तो वो सेबी से ही आप सेबी के वेबसाइट से ही पता कर सकते हैं। और सेबी जो है रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो अभी फिलहाल जो करंट में चेयरमैन कौन है सेबी के, तो वो है तुहिन कांत पांडे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता इन विच इंडियन स्टेट वॉज द सत्य समान 2025 अनाउंस रिसेंटली। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला। साहित्य सम्मान 2025 हाल ही में किस भारतीय राज्य में घोषित किया गया, तो वो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल। इसका जो सही आंसर है वो सी है, ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अब यहाँ पे चर्चा हुआ है बिहार के बारे में, तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार का कैपिटल जो है पटना है, सीएम जो है नीतीश कुमार है, सुशासन बाबू। और बात करें
बिहार के गवर्नर के बारे में तो ये है अपना जो है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो है बिहार का गवर्नर है, राइट। तो ये थे कुछ बेसिक जानकारी बिहार के बारे में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। कहता हु वोन द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड। कहता है कि 2 आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता। इसका जो सही आंसर है बेन स्टोक्स, बाबर आजम, दूसरा है पैट कमिंस और विराट कोहली। तो इसका जो सही आंसर है वो है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 का सही जो उत्तर है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 का था द स्वच्छ जल योजना वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री इन अप्रैल 2025। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कहता स्वच्छ जल योजना अप्रैल 2025 में किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर है वो बी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये था क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 का था विच इंडियन एयरपोर्ट वोन द बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया 2025 अवार्ड। इसका जो सही आंसर है मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट। कहता है किस भारतीय हवाई अड्डे को दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2025 का पुरस्कार मिला। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को 2025 का साउथ एशिया अवार्ड मिला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही आंसर है वो बी है, दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। कहता हु ऑथर्ड द बुक द ग्रीन रिवॉल्यूशन रिविजिटेड रिलीज्ड इन 2025। कहता है तो इसका जो ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, रमेश चंद, वंदना शिवा, जयराम रमेश। कहता है 2025 में प्रकाशित पुस्तक द ग्रीन रिवॉल्यूशन रिविजिटेड के लेखक कौन है। MS स्वामीनाथन, रमेश चंद, वंदना शिवा, जयराम रमेश। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि घ, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 82। 82 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, जयराम रमेश। अब हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो पुस्तक जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, पुस्तक यहाँ पे जो है द ग्रीन रिवॉल्यूशन रिविजिटेड, इसका जो राइटर है, इसका ये जो बेस है ये किस चीज पे बेस्ड है। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन पर बेस्ड ये पुस्तक है। ये किस पे बेस्ड है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति पे, जो कि 1960 में हुआ था। तो ये थे कुछ बेसिक जानकारी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता इंडिया साइंड ए डिफेंस एग्रीमेंट इन 2025 विद विच यूरोपियन कंट्री। तो ऑप्शन ए है जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इटली। भारत ने 2025 में किस यूरोपीय देश के साथ रक्षा समझौता किया। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और इटली। इसका जो सही आंसर है वो है बी, फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अब यहाँ पे चर्चा फ्रांस के बारे में हुआ तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बेसिक जानकारी फ्रांस के बारे में कि कैपिटल करेंसी क्या है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कौन है। तो बात करें अगर कैपिटल के बारे में तो फ्रांस का जो कैपिटल है वो पेरिस है और इसका जो करेंसी है, फ्रांस का जो करेंसी है वो यूरो है। साथ ही साथ अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर के बारे में
तो फ्रांस का जो प्राइम मिनिस्टर है वो, उसका नाम है गैब्रिएल अटल। और बात अगर करें हम लोग इसकी प्रेसिडेंट के बारे में, फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है वो इमानुएल मैक्रोन है। इमानुएल मैक्रोन, फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है उसका क्या नाम है? इमानुएल मैक्रोन। अगर बात देखा जाए यहाँ पे, तो फ्रांस जो एक डेवलप कंट्री है, साथ ही साथ यहाँ पे एक जो फेमस टावर है, एफिल टावर, आपने सुना ही होगा, और लोवर म्यूजियम जो है यहाँ पे की फेमस चीज़ें हैं। तो ये थे कुछ बेसिक जानकारी फ्रांस के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 का था, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2025? का था 2025 का जो है क्वेश्चन का था कि 2000 विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, परिवर्तन को गति देना, जल और शांति, हर बूंद बचाओ। ये था, ये जो है कुछ ऑप्शंस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाटर एंड पीस। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 84 का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 84। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। देखते हैं आखिरकार क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता विच इंडियन स्टेट टॉप द एसडीजी इंडेक्स, विच इंडियन स्टेट टॉप द एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2025? कहता है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2025 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा? इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन यहाँ पर जो है गुजरात, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केरला। तो केरला इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर है वो सी है, केरला। अब यहाँ पे चर्चा केरला के बारे में हुआ है, तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग देख लेते हैं केरल के बारे में कि आखिरकार केरल में क्या बेसिक जानकारी है। अगर बात करें केरल की जो है कैपिटल का, तो इसका जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, राइट। और बात की जाए यहाँ का जो है सीएम, चीफ मिनिस्टर का, तो चीफ मिनिस्टर जो है पिनरई विजयन है। पिनरई विजयन जो है चीफ मिनिस्टर है केरल का। अगर बात करें हम लोग जो है गवर्नर की, तो गवर्नर जो है श्री राजेंद्र आलेंकर विश्वनाथ। गवर्नर का जो नाम है श्री राजेंद्र आलंकर विश्वनाथ, राइट। ये है वहाँ का जो है गवर्नर। अब बात करें नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क जो है केरल में वो अन्नामुड़ी है। 16 अन्नामुड़ी नेशनल पार्क है, 16 नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है। और साथ ही साथ अगर बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वहाँ जो यहाँ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरल में, वो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर बात करें टाइगर रिजर्व की, तो यहाँ जो टाइगर रिजर्व है केरल में वो पेरियार टाइगर रिजर्व है और वायनाड टाइगर रिजर्व है। यहाँ का कुछ फेमस शहर, अगर बात करें केरल की फेमस शहर के बारे में, तो मुन्नार, कोची, वायनाड, अलेगी, कोवलम, ये सारे जो कुछ फेमस शहर है केरल का। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी केरल के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 86। क्वेश्चन नंबर 86 का था, हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इन जून 2025? कहता है कि जून 2025 में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? मोहम्मद मुख्तार, हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान,
सईद जलीली, इब्राहिम रईसी। ये कुछ ऑप्शन थे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सही जो आंसर इस है क्वेश्चन नंबर 86 का, वो है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद मुखवार। मोहम्मद मुखवार जो है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही आंसर है वो ए है, मोहम्मद मुखवार। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 87। कहता विच इंडियन प्लेयर वोन द गोल्ड इन आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 2025। क्वेश्चन कहता है कि आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो इसका जो है ऑप्शन है अतानु दास, दीपिका कुमारी, ज्योति सुरेखा विन्नम, अभिषेक वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ज्योति सुरेखा वेनाम। ज्योति सुरेखा वेनाम इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 87। 87 का जो सही आंसर है वो कौन है, ज्योति सुरेखा वेनाम। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। ये आखिरकार 88 क्या कहता विच कंपनी बिकम इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल फर्म इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन इन 2025। कहता है कि 2025 में बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी। तो वो ऑप्शन में है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और इंफोसिस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे चर्चा थोड़ी सी हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जान लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1973 में हुआ था। जो इसका संस्थापक थे वो थे धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का नींव डाले। और जो अभी करंट चेयरमैन है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है करंट चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 कहता इंडिया एंड विच कंट्री साइंड ए स्पेस कोऑपरेशन पैक्ट इन मई 2025। कहता है कि भारत और किस देश ने मई 2025 में अंतरिक्ष सहयोग समझौता किया। ऑप्शन में जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, यूके। यूके इट मीन्स यूनाइटेड किंगडम। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। तो ये थे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर है वो क्या है, डी है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ पे चर्चा यूके की हुई है तो कुछ बेसिक जानकारी हम लोग देख लेते हैं यूके के बारे में। तो जैसा कि आपको अभी मैं बताया कि यूके स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम। ये जो है यूरोपियन कुछ देशों का जो है समूह को ही जो है बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। अगर बात की जाए इसकी कैपिटल की तो वो है लंदन। लंदन जो है यूके की कैपिटल है। साथ ही साथ अगर बात की जाए करेंसी की तो वो है पाउंड। पाउंड जो है यूके का करेंसी है। अगर बात की जाए करेंसी वैल्यू की कि 1 पाउंड इक्वल्स टू कितना इंडियन INR है, तो वो लगभग जो है 105 से 110 रुपए के बराबर है, इंडियन रुपीस के बराबर। जो भारतीय जो रुपया है यूके के मुद्रा कि 1 पाउंड, यूके का 1 पाउंड जो है भारत के 105 से लगभग 105 से 10 रुपए के बराबर है, इसी के आस। अगर बात की जाए पीएम की कि यूके का जो पीएम कौन है, तो वो है कीर स्टारमर। इसको आप यूके का जो पीएम को कीर स्टारमर, ये है यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर। और साथ ही साथ ये जो है इसकी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में जो है वो 5th पोजीशन पर है। 5th पोजीशन पर पूरे
वर्ल्ड वर्ल्ड में जो है यूके का इकोनॉमी है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी यूनाइटेड किंगडम के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 का था, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल पोर्टल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर क्लाइमेट ट्रैकिंग। कहता है कि भारत सरकार द्वारा जलवायु निगरानी के लिए शुरू किए गए डिजिटल पोर्टल का नाम क्या है? वायु पोर्टल, क्लाइमेट वॉच, भारत क्लाइमेट ट्रैकर, ग्रीन इंडिया मॉनिटर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत क्लाइमेट ट्रैकर। भारत, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर है वो है सी, भारत क्लाइमेट ट्रैकर। अगर बात की जाए यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है भारत क्लाइमेट ट्रैकर, तो ये एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है क्लाइमेट का ट्रैकिंग किया जाता है और साथ ही साथ उसका जो है एक्सप्लेनेशन, विश्लेषण भी किया जाता है। राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 का था, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 2025 नेशनल फिल्म अवार्ड्स। कहता है कि 2025 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लापता लेडीज। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 91 का। क्वेश्चन नंबर 91 का जो है सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लापता। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 का था, विच इंडियन सिटी होस्टेड द G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीट इन 2025। इस ऑप्शन है, कहता है कि 2025 में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस भारतीय शहर में हुई? पुणे, लखनऊ, वाराणसी, इंदौर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पुणे। पुणे जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही आंसर है वो ए है, पुणे है। पुणे जो है भी है एक महाराष्ट्र का जो है इंडस्ट्रियल एरिया है। ये जो है यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री, आईटी कंपनीज है। साथ ही साथ अगर बात की जाए एनडीए क्या, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि खड़गवासला पुणे में है, वो भी यही है। अब पुणे जो पड़ता है वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है, तो इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो वो है, महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो है मुंबई। राइट। अगर बात की जाए सीएम का, तो अभी तो वैसा जो है कोई फिलहाल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल जो अभी देवेंद्र फडणवीस जो है, अभी यहाँ का जो सीएम है वो देवेंद्र फडणवीस साहब है। अगर बात की जाए गवर्नर का, तो गवर्नर जो है श्री चंदापुरम पुनु समय राधा कृष्णन साहब हैं, ये यहाँ का जो है गवर्नर है। अगर बात की जाए नेशनल पार्क की, कि कौन कौन से नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, तो नेशनल पार्क जो इसमें है चंदोली, मेलघाट, गुगामल, चंदोली नेशनल पार्क, मेलघाट नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, तडोवा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। ये सारे जो है नेशनल पार्क हैं महाराष्ट्र में। अब बात की जाए, देखा जाए अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो इसमें कौन कौन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो देखते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओवर वर्वा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पैनगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रीमरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका महाराष्ट्र में। अगर बात की जाए टाइगर रिजर्व के बारे में, तो मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, तडोवा टाइगर रिजर्व, अंधारी टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व, भीमा शंकर टाइगर रिजर्व, ये सारे टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में प्रमुख टाइगर रिजर्व है। बात की जाए अगर महाराष्ट्र के वाटरफॉल की, वाटरफॉल जो हम लोग कह सकते हैं कि झरना, तो वो है लोनार वाटरफॉल, पवई वाटरफॉल, सलीम वाटरफॉल,
सलीम अली वाटरफॉल और शिव सागर वाटरफॉल, ये सारे वाटरफॉल्स है जो है महाराष्ट्र में। अगर बात की जाए धार्मिक प्लेस और रिलीजियस प्लेस के बारे में, तो हाजी अली दरगाह जो है वहाँ का, एक आप जाएंगे मुंबई तो जो है वो समुद्र के बीच बीच में है हाजी अली दरगाह। सिद्धि विनायक मंदिर, साथ ही साथ शिरडी साईं बाबा का मंदिर है। शनि सिंगनापुर भी जो है फेमस रिलीजियस प्लेस है। इसके साथ साथ आपको जो है हरे राम हरे कृष्णा का जो है मंदिर मिलेगा। ये है आपको शांता क्रूज और लोअर परेल के आसपास। और दादर में आपको सिद्धि विनायक जो है गणेश भगवान का जो है मंदिर मिलेगा। महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास आपको महालक्ष्मी जो है मंदिर मिलेगा। तो ये थे कुछ बेसिक जानकारी महाराष्ट्र के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 का था व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? 1 जून, 5 जून, 21 जून और 25 मई। इसका जो सही आंसर है वो है 21 जून। 21 जून को हर एक साल वर्ल्ड योगा डे के रूप में मनाया जाता है। तो योगा डे का जो अनाउंसमेंट किया गया था, पहली बार वो जो घोषणा की गई थी वो 11 दिसंबर 2014 को था। ठीक है, लेकिन इसको जो है पहला बार जो फर्स्ट टाइम इसका ये इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया वो 21 जून 2015 जो है 21 जून 2015 को जो है पहला आयोजन हुआ ये वर्ल्ड योगा डे का। और इस वर्ष का जो थीम था वर्ल्ड योगा डे का वो वन अर्थ वन हेल्थ जो है 2025 वर्ल्ड योगा डे 2025 का जो वर्ल्ड योगा डे का जो थीम है वो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। जो इस बार जो 2025 में थीम रहा इंटरनेशनल योगा डे का वो था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। राइट, ये थे कुछ बेसिक जानकारी योगा डे के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 का था विच नेशन ऑफिशियली ज्वाइन नाटो इन 2024? इसका था 2024 में किस देश ने औपचारिक रूप से नाटो की सदस्यता ली थी? ऑप्शन है फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन और जॉर्जिया। और तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी जो है स्वीडन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही आंसर है वो है स्वीडन है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा हुई है, बात करें यहाँ पे नाटो के बारे में, तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग देख लेते हैं नाटो के बारे में कि आखिरकार ये होता क्या है। तो नाटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का जो फुल नेम क्या है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था पहली बार यहाँ पे वो था 4 अप्रैल 1949 को। इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो टोटल 32 मेंबर कंट्रीज है। 32 मेंबर कंट्रीज, राइट। और इसकी जो हेडक्वार्टर है, जो नाटो का हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है नाटो का। अगर बात की जाए इसका उद्देश्य का कि नाटो का गठन क्यों किया गया, तो ये अपने सदस्य देशों को शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। जो भी इसके 32 मेंबर कंट्रीज है उसके अंदर ही ये सुरक्षा और शांति प्रदान करने का काम नाटो करता है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी नाटो के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 95 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 का था द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच अथॉरिटी? कहता है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किस संस्था द्वारा संचालित किया गया? ऑप्शन है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब ये जो है
जैसा कि आपको दिख रहा है कि आधार कार्ड का मतलब के बारे में बात किया गया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही आंसर है वो ए है, ऑप्शन नंबर ए, NHA। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है विच इंटरनेशनल बॉडी रिलीज द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। कहता है क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जारी किया। ऑप्शन है UN वुमेन, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ पे बात की जाए ऑप्शन से तो IMF जो है वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, IMF और वर्ल्ड बैंक जो है ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फंड प्रोवाइड करता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और UN वुमन। इसमें जो सही आंसर है इसका वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही आंसर है वो डी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चन पे मूव करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो WEF का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है फोरम है उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो था 1971 में। 1971 में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अगर बात किया जाए फाउंडर जो है कौन, मतलब किसके द्वारा जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो ये है क्लॉस शहबाब। क्लॉस शहबाब साहब ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया था। बात किया जाए कि हुआ कहाँ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब जो मैं बात करूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या, तो ये एक प्रकार का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक मुद्दों को देखभाल करता और साथ ही साथ उस पर कुछ रिफॉर्म्स का उसमें सॉल्यूशन देता, समाधान निकालता। तो ये इसका काम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो ये थे कि कुछ बेसिक जानकारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, 35th, 40th, 41st और 50। तो इसका जो सही आंसर है वो है 41st। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 का जो सही आंसर है वो है 41, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे जो चर्चा हुआ है चर्चा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये एक प्रकार का मेजर इंडेक्स का, जैसा कि आप मतलब ही समझ रहे हैं कि इंडेक्स मतलब मेजरमेंट है, नंबरिंग है, नंबरिंग का काम होता। तो ये जो है क्या करता कि किसी भी कंट्री के इनोवेशन और उसके जो है परफॉर्मेंस को मेजर करता है, ठीक है। और ये पब्लिश किया किसके जाता, तो एक टर्म है इसमें वीपो, राइट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है रिपोर्ट। और यही जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है मेजर करने का काम करता है किसी भी कंट्री का परफॉर्मेंस और उसकी कैपेसिटी, इनोवेटिव कैपेसिटी को, कि कितने वो अपने आप में इनोवेटिव है वो कंट्री, राइट। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 का था विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट 6G लैब इन 2025। कहता है कि 2025 में भारत की पहली 6G लैब किस कंपनी ने शुरू की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोकिया। तो बहुत दिनों बाद आपको भी लग रहा होगा कि बहुत दिन बाद जो है नोकिया की चर्चा हुआ है, कहाँ चला गया था नोकिया। हाँ जी, तो ये 6G लैब जो है ये करने वाला है, लॉन्च करने वाला है 6G लैब जो है नोकिया लॉन्च करेगा। अब चर्चा हुआ थोड़ा सा नोकिया का, तो थोड़ी सी जान लेते हैं नोकिया के बारे में।
तो नोकिया जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1865 में फिनलैंड में हुआ था, राइट। फिनलैंड जो है एक कंट्री है जहाँ पे जिसके इस्पो शहर में इसका जो हेड क्वार्टर भी अगर बात किया जाए तो इस्पो एक शहर है फिनलैंड का, वहीं पे जो है इसका हेड क्वार्टर और वहीं पे जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1865 में, राइट। ये थी कुछ बेसिक जानकारी नोकिया के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के तरफ कि आखिरकार क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 89, सॉरी क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर सी नोकिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 99 की तरफ। कहता है क्वेश्चन नंबर 99, हु इज द करेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया एज ऑफ जून 2025। तो कहता है जून 2025 तक भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। इसका जो सही आंसर वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अब यहाँ पे चर्चा हुआ सीडीएस, तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि सीडीएस होता क्या है। सबसे जो डिफेंस का जो सबसे ऊपर का पोस्ट होता है, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री बड़ी पोस्टिंग जो होती है तो वो जो होता सीडीएस होता है। इसके बाद जो है ये मतलब रिपोर्ट करता है डिफेंस मिनिस्टर को। जो डिफेंस मिनिस्टर है सीडीएस ही रिपोर्ट करता है डिफेंस मिनिस्टर को। और सीडीएस जो होता आर्मी की जो सबसे टॉप लेवल का हेड होता आर्मी चीफ, एयरफोर्स का जो चीफ होता उसको, और नेवी का चीफ, ये तीनों का जो हेड आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों के चीफ सबसे ऊपर के पोस्ट जो होता, जो सबसे हेड होता आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को, इसके नीचे होता लेफ्टिनेंट। ये आर्मी की अगर पोस्टिंग देखा जाए तो ऑफिसर्स रैंक से लेफ्टिनेंट, पहले सेकेंड लेफ्टिनेंट से होता था, अब लेफ्टिनेंट से हुआ लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर कैप्टन, इसी तरीके से ब्रिगेडियर, कर्नल, ये सब आपको आगे तक बढ़ते बढ़ते वो आर्मी चीफ तक जाता। तो उसी तरीके से ये सारे रैंकिंग नेवी में भी होता और एयरफोर्स में भी होता। तो आज तीनों सेना का जो हेड होता है वो होता है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मतलब आर्मी चीफ रिपोर्ट करेगा सीडीएस को, एयरफोर्स चीफ रिपोर्ट करेगा सीडीएस को, और नेवी चीफ रिपोर्ट करेगा सीडीएस को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को। और सीडीएस फिर अब जो है डायरेक्ट ये रिपोर्ट करेगा कि किसको, तो वो है डिफेंस मिनिस्टर। जो भारत में डिफेंस मिनिस्टर होता वो ये सीडीएस ही रिपोर्ट करेगा उनको। ऐसा नहीं कि आर्मी चीफ जो है जा करके वहाँ पे मतलब कि रिपोर्ट कर बताएगा मतलब क्या चल रहा है, क्या मतलब ये नहीं चल रहा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, ऐसा नहीं होगा। तो ये आर्मी का जो हेड है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बताएगा, रिपोर्ट करेगा। एयरफोर्स का जो चीफ है वो भी डिफेंस स्टाफ को जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करेगा। नेवी का जो चीफ है वो भी डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करेगा। तो अभी जो करंट में जो सीडीएस है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 99। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 100 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 का था विच बैंक बिकम इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय एसेट साइज इन 2025। तो इसका जो ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो जिसका जो सही आंसर है वो बी है, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक, राइट। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा हुआ है एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार ये क्या है। तो एचडीएफसी बैंक स्टैंड्स फॉर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी बैंक का जो फुल नेम होता है वो क्या होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये जो फाउंड किया गया था 1977 में, 1977 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा किया गया था, तो हसमुख भाई परेख जो है वो जो है एचडीएफसी बैंक का स्थापना किया था 1977 में।
बात की जाए अगर हेडक्वार्टर की HDFC बैंक का, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो मुंबई। अगर बात की जाए इसकी HDFC बैंक के CEO की, जो CEO है HDFC बैंक के, उसका नाम है शशिधर जगदीशर। शशिधर जगदीशर जो है वो HDFC बैंक का CEO है। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि HDFC, पहले भी बताया कि HDFC का फाउंडिंग जो हुआ था वो कब हुआ, 1977 में। लेकिन इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 19 सॉरी हाँ 1977 में, 1977 में ही इसके इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये थे टोटल 100 क्वेश्चंस। इस पार्ट में आपको 51 से लेकर के 100 के बीच आपको क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। By the way, those who are from the English medium student, I would like to tell you in this video you will get the question number 51 to 100 with the explanation. I would like to request you watch this video again and again, so that all the content and all the terms and things will be memorized in your mind. And I hope you are eligible to clear all the except group A. Except group A, you are eligible to attempt the all the question in group B, group C, group D, like these exams, like this type of exam in government, right? And you are comfortable to attempt the question in private sectors, private companies interviews questions as well. If you are going for the interview, if you are going to attempt the interview, then general awareness is most important part for you all guys, right? So watch this video again and again, so that all content will be in your mind. And you can, and if you think that there is most of the questions is each and every government exam is coming from the current affairs, so I would like to suggest you guys should focus more and more on current affairs rather than static GK or GS part, because nowadays everyone is asking from the each and every exams is asking from the current affairs, right? And current affairs, so that's why I am reiterating, sorry, that's why I am reiterating again and again about the current affairs. And watch this again and again, so that you will get benefited more amount. If you are finding this video helpful to you, content of this video is helpful to you, then I would like to say that please share with your family and friend as well, so that they will get benefited from this video as well. You should not keep in your mind as a jealous, you should not be a jealous from your neighbor, from your family, from your friends. You should share them. Suppose that your friend will get selected in the government exam, and you are not got selected. It doesn't mean that you should you get the frustrated, and you feel that demotivated, that okay, my friend has selected in the government exam by the help of me. Don't worry, if your friend is selected in this government exam, I think you are not selected in this those exam in which your friend has selected, then you can try for the another one, and you can you can keep in your mind that God is keeping something better for you, right? So I would like to request you all guys, after watching this video, if it is the content of this video and this video is helpful for you, so please like the video and share with your family and friends. If you wanted to give any comment and feedback, if you wanted to give any suggestion and feedback, please comment on comment box, right? So that I will get improved on that things. And if you wanted to demand, if you are guys demanding anything from the any you wanted to get a video from the any topic, so you can
comment on the comment box. I will made prepared for mail made prepared for you on that topic. Rather than this, I would like to say, please subscribe my channel so that when I will uploaded next part of this video series, then you will get the notification. That's why I am saying that please subscribe my channel so that you will get the notification from my side. And finally, I would like to say that please take care of your neighbors, family and friends. Don't keep in your mind as a jealous mentality, right? Help, because whenever you are helping to each and everyone, you will get help from some other one as well. Somebody will keeping you as well, right? दिस इज फ्रॉम माई साइड। एंड मैं बताना चाहूँगा दोस्त कि ये वीडियो को आप बार बार देखें, 2 बार 3 बार आप बार बार देखें, ताकि आपको सारे कंटेंट आपके दिमाग में आ जाए, सेट हो जाए। और साथ ही साथ जो है आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप जो है अटेम्प्ट करने के लिए, चाहे ग्रुप ए एग्ज़ाम को छोड़ करके, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम को छोड़ करके आप कोई भी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये कोई भी एग्ज़ाम जो है अटेम्प्ट करेंगे, सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन यू आर एलिजिबल, आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए। साथ ही साथ अगर इस वीडियो का अगर कंटेंट और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, ताकि वो लोग को भी जो है इसकी फ़ायदा मिले। और अपने आप अंदर कोई भी जेलस की भावना ना रखें कि मेरा फ्रेंड जो है सेलेक्ट हो जाएगा, मैं नहीं सेलेक्ट हो पाऊँगा, ऐसी कुछ नहीं। अगर आपके फ्रेंड आपके सजेशन से आपका फ्रेंड का सिलेक्शन होता तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं भगवान, आपके अगर नहीं अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता, तो आपके लिए भी भगवान ने कहीं ना कहीं बेटर थिंग्स आपके लिए रखा है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा बताता हूँ। इसलिए सबको बताएं, सबको जो है सबको बताएं और उसको जो है शेयर करें, राइट। साथ ही साथ अगर कुछ हमें कमेंट, कुछ सजेशन या फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए हमें फीडबैक देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई किसी टॉपिक पे आपको वीडियो की डिमांड हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप कमेंट करें, ताकि मैं उस पर भी आपको वीडियो आपके बीच लेकर के आऊँ। और फाइनली मैं बोलना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस वीडियो सीरीज़ का अगला पार्ट अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। और मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि अपने आसपास के लोगों को, अपने फ्रेंड और फैमिली को ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों को ध्यान रखें। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट ड्रिंक एंड स्मोक्स, बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द होल फैमिलीज। मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि कभी भी आप ड्रिंकिंग और अल्कोहलिक और जो है स्मोकर ना हो, क्योंकि नहीं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने खुद अपने आसपास के लोगों को देखा कि जो लोग ड्रिंक और स्मोकिंग करते हैं, वो पूरी तरीके से वो अपने तो ज़िंदगी ख़राब करते हैं, और साथ साथ में अपने आसपास के लोग, अपने परिवार की भी ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे मतलब ये होता। और मेरा वादा है, मैंने बहुत सारे मतलब कि लोग, मेरा सोच है कि जब मैं उस लेवल का मेरा स्टेटस हो जाएगा, उस तरीके के मेरे पास जब पैसे आ जाएंगे, तो जो लोग असहाय लोग हैं, मैंने सोसाइटी में क्या देख रहा हूँ कि जो लोग जिसका पहुंच है, मंत्री, विधायक, ये वो तो अपनी हेल्थ का जो है सिक्योर कर लेते हैं, वो अपने हेल्थ को बचा लेते हैं। लेकिन जो गरीब, जो मतलब कि जो बाकी जिसकी ज़रूरत होती है, वो बेचारा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी कोई लिंक सोर्स नहीं है, कोई ये नहीं है। तो पहले मैं सोच रहा हूँ मैं हर वीडियो में ये चीज़ें रिट्रेट करूँगा, क्योंकि ताकि हमारा एक अच्छा सुनहरा भारत बने। और मेरा वादा है, मैं आप लोग से वादा मतलब कि करता हूँ कि आप लोग बिना ड्रिंकिंग, बिना स्मोकिंग
आप लोग ये करें, अपने आस पास के लोगों को स्वस्थ रहने का टिप्स भी दें कि कैसे वो आयुर्वेदिक चीज़ों को इस्तेमाल करके जो है वो स्वस्थ रह सकते हैं, वो एक्सरसाइज करके स्वस्थ रह सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसके अलावा मैं मेरा जब मेरी बातों में आप लोग से बोलना चाहूँगा कि मेरी बातें जब पूरी भारत के पास पहुँचेगी ना, जब पूरे भारत के लोग ये जानेंगे, तो मैं ये कहना चाहूँ, पहले एक बार मैंने हर जगह पे देखा कि लोग किस तरीके से लाइफ उसको वो ख़राब करना नहीं चाहता, वो उसकी ज़िंदगी ख़राब वहाँ पे के माहौल, वहाँ के सराउंडिंग से हो जाता है। जब कोई लोग कॉलेज जाता है या कोई प्रोफेशनल में जाता है जहाँ पे ड्रिंकिंग, अल्कोहलिक ये सब मतलब होता है, अय्याशी, ये सब चीज़ें मैंने देखा। लोग जा कर के अच्छे लोग भी बिगड़ जाते हैं। तो पहले मेरा एक इनिशिएटिव था, मैं अपना दिमाग में लेकर के चल रहा हूँ कि मेरी जिस दिन उस दिन हैसियत हो जाएगी तो मैं उस गरीब असहाय लोगों को भी मरने नहीं दूंगा, जिसकी जिसको ऐसा लगता है कि पैसे के कारण वो उसकी जो है डेथ हुआ, मतलब कि उसकी जान गई है, किसी बड़े वो बीमारी को दिखवा नहीं सकता। मैं सबसे पहले मैं हेल्थ केयर सेक्टर पे काम करने के लिए काम करना मतलब कि मेरा ये थिंकिंग है कि मैं हेल्थ केयर सेक्टर पे जो भी चैरिटी मैं किसी को खाने पीने पे नहीं दूंगा, जो भी चैरिटी मैं करूँगा लोगों के हेल्थ केयर पे करूँगा, ताकि उसकी एक अच्छी सी हेल्थ हो, राइट। और मैं उसके पहले मैं एजुकेट करना, मेरा दिमाग में ये आया कि पहले सोसाइटी को एजुकेट करना होगा कि वो उसको, क्योंकि बहुत सारी आप टीवी में एड्स वगैरह सब जगह देखते हैं कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ ऑल्दो दे पीपल आर ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। ऐसा नहीं करना। मेरा मेरा भी जब मैं हेल्थ केयर सेक्टर लोगों को देने मतलब कि मदद करने लगूंगा ना, तो उसके पहले मैं भी, अगर मेरे सजेशन को जो नहीं मानेंगे उसके बाद भी अगर कोई, तो मैं उसको किसी तरीके का हेल्प नहीं करूंगा। मेरा कहना है कि पहले आप ये इन सब चीज़ों को करो जो है, क्योंकि अगर ऐसा चलो मान के चलो आप लोग को मैं कहता हूँ कि नहीं ये सब चीज़ें करो, फिर भी मैं कितने लोग, 150 करोड़ जनसंख्या है भारत की, अगर कोई भी चैरिटी करना चालू करेगा उससे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं एजुकेट करना चाह रहा हूँ कि आप जो है ये सब जो भी मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें मतलब कि है पहले जैसे कि एक्सरसाइज से कोई जो बीमारी को दूर किया जा सकता है, या आयुर्वेदिक तरीके से, अंग्रेजी दवा का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अंग्रेजी दवा जो है एक जो है बीमारी आपको ठीक करेगा और 4 बीमारी उत्पन्न कर देगा। पहले के भी लोग जो है वो पुराने समय में आप जानते होंगे कि कैसे लोग मतलब कि 2-2 साल, 250-250 साल, 200-200 साल तक जिंदा रहते, 100-100 साल तक जिंदा रहते थे। क्यों? उसके उस समय क्या उतना टेक्नोलॉजी और अंग्रेजी दवा था? लोग आयुर्वेदिक से मतलब कि जीते जीते थे। इसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर इसके बावजूद अगर किसी की अगर हेल्थ किसी की वैसा बहुत हेजार्डस लीथल डिजीज हो जाता है और वो असक्षम होता है करवाने में, वो अपनी ट्रीटमेंट करवाने, उसके लिए फिर मैं बैठा हूँ। मैं इसी पे काम करने की कोशिश, मैं अगर चैरिटी में कुछ करूँगा तो इसी चीज़ों पे करूँगा, हेल्थ केयर सेक्टर पे लोगों की, कि जो वैसे असहाय लोग, जो मैंने देखा कि वैसे असहाय लोग जो मेहनत करते करते मतलब कि वो अपनी स्वास्थ्य को के कारण जो है वो नहीं रह पाते, उसके फैमिली बर्बाद हो जाता है, वो मतलब अथी हो जाता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ वैसे असहाय व्यक्ति जो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जब उसको कोई जो है बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं वो अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इसके सिर्फ बहुत सारे कारण होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने से ही होता है। आजकल है कि आजकल बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में, चिंता परेशानी में रह रहे हैं, तब भी आपको जो है मतलब कि एंजाइटी के कारण भी बहुत सारे आजकल ब्रेन कैंसर, ट्यूमर वगैरह होना चालू हो गया। और कुछ कुछ जैसे अनजाने में होता है, गरीब लोगों में अनएजुकेशन होती है, गांव के क्षेत्रों में अनएजुकेशन होता है, जिसको किसी तरीके की चोट लग गया, वो वही जो है चोट या कोई किसी भी तरीके से उसको लगा हो और वो धीरे धीरे करके वो एक बड़ा रोग का रूप धारण ले लेता, अंत में फिर वो जो है ट्रीटमेंट कराने से उसके पास पैसे नहीं होता। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ करके मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से कि प्लीज़ ये सब ना करें, और
फॉलो प्रोसेस करें। अगर क्योंकि हमारे पास भी जब उतनी, मुझे नहीं लगता कि मेरा भी उतना भी हैसियत हो जाएगा कि मैं 150 करोड़ को भी ट्रीटमेंट, तो ये मैं बताना चाहूँगा कि आप खुद ही अपने आप को, अगर आप खुद अपने आप को केयरफुल रहेंगे, खुद ही सचेत रहेंगे, उसके बाद जो भी होता ना वो हमारे ऊपर छोड़ दें। मैं बिल्कुल उसकी फिर जो है हम लोग, आप वैसे गरीब असहाय लोगों के लिए बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं कि ऊपर जो बैठा होगा वो मतलब अच्छा करेगा, कुछ अच्छा ही मतलब कि ये करेगा, बिल्कुल ये सही होगा। और मेरा चैरिटी चलेगा, मेरा जो हेल्थ केयर सेक्टर पे काम होगा मैं करूँगा, उसमें किसी तरीका को कोई पैरवी नहीं होगा, कोई मंत्री विधायक और जो है एमएलए एमपी से कोई कनेक्ट मतलब कि पहुँच और ये बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट, आप जो आप अगर आप बचपन में मैंने बोला अगर आपने अल्कोहल नहीं लिया हो, स्मोकिंग, क्योंकि इसके पहले सबसे पहला टेस्ट में अगर मैं अपने डॉक्टर से अगर करवाऊंगा तो वो अल्कोहल और स्मोकिंग का होगा। अगर जो लोग अल्कोहल स्मोकिंग करेगा उसको किसी तरीके को कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया जाएगा। क्यों, मैं क्यों करवाऊं भाई? क्यों, खुद वो मरना चाहते हैं तो फिर मरे, क्यों उसको मैं करवाऊं? हाँ, लेकिन जो लोग बहुत से मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि गरीब मतलब असहाय होते हैं, गरीब होते हैं, वो ट्रीटमेंट अपनी करवा नहीं पाते, तो जो है उसके लिए मैं हम लोग बैठे हुए हैं। उसके लिए है कि उसके लिए कोई मंत्री विधायक एमएलए एमपी से पहुंच कर बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। उसको डायरेक्ट जो मेरे क्राइटेरिया फॉलो करेगा, और मैं देखता हूँ कि माहौल से भी लोग ये सब चीज़ें कर लेता, तो प्लीज़ माहौल को कभी भी फॉलो ना करें। हमने भी कॉलेज में पढ़ाई किया, हमने भी किया, अभी तक मैंने कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं किया। मुझे भी माहौल चलो फिर भी मैं मानता हूँ कि लोग होता, लेकिन नहीं, हमारा जिस तरीके से हम आपको हमारे तरफ से उम्मीद है, उसी तरीके से हम भी आपसे एक्सपेक्टेशन रखें, जो जो नॉर्म्स को हम फॉलो करें, मतलब कि बोलते हैं करने के लिए कि आप एक्सरसाइज करें, जो है आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रयोग करें। कभी कला अब थोड़ा बहुत है अंग्रेजी दवा, अगर कभी वो बुखार आ गया, सर्दी हो गया, तो ये सब में थोड़ा बहुत आप कर, लेकिन जो लोग रेगुलर दवाई मेडिसिन पे ही मतलब कि उसका लाइफ चल रहा, तो बिल्कुल वो मैं उनसे सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। आयुर्वेदिक चीज़ों में भी वो जो मार्केट में बना बनाया नहीं है। आप आजकल का हर जगह पे आप देख रहे हैं कि यूट्यूब गूगल सब जगह है, आप वीडियो सर्च करेंगे कि ये चीज़ कैसे ठीक किया जाए, एक से एक लोग एक्सपर्ट हैं वहाँ पे बताने के लिए, और वो आपको मार्केट में हर इंग्रेडिएंट मिलता है, जो भी इंग्रेडिएंट वो बनाता है वो आप क्यों नहीं एक्चुअल में जो वास्तविक है उसको ला करके अपने घर में ये क्या, मैं खुद ही मैं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत एक दो बीमारी में खुद मैं ठीक किया हूँ अपना इन्हीं सब इंग्रेडिएंट की वजह से। मतलब कि मैं आयुर्वेदिक भी कोई सिरप या कोई ये पाउडर वगैरह नहीं लाता बना बना, मैं खुद ही ला करके इंग्रेडिएंट्स ले आया, क्योंकि डॉक्टर्स आजकल हर जगह धोखाधड़ी पैसे कमाने के चक्कर में हो रहा। तो प्लीज़ इस पे आयुर्वेदिक चीज़ों को आप इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक आप मेरा वैसा हैसियत हो, वैसी मेरी स्टेटस हो जाएगा, तो फिर मैं इतना वादा करता हूँ कि जितना हमारे तरफ से होगा, आखिर देखो भगवान के से ऊपर मैं नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई आदमी को अगर ट्रीटमेंट की वजह से अगर मौत होता तो वो ऐसा नहीं होगा। कोई भी आदमी कैंसर से नहीं मरेगा, कोई भी आदमी हार्ट डिजीज से नहीं मरेगा, कोई आदमी किडनी फेलियर से नहीं मरेगा। जो भी ट्रीटमेंट, जितनी भी कॉस्टली ट्रीटमेंट होगा, चाहे वर्ल्ड की कोई टॉप क्लास की हॉस्पिटल क्यों ना हो, मैं उसके वहाँ पे उसके फाइनेंशियल फाइनेंशियल बियरेंस के लिए मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा। तो प्लीज़, और मैं यही आपसे ये उम्मीद रखूँगा आप लोग से कि प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं, ताकि मैं इन सब चीज़ों से पे काम करना बहुत जल्द ही चालू करूँ। मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी भी ये मतलब पूरे दिल की ख्वाहिश है कि मैंने आसपास के लोगों को देखा कि जिसका तो चमचागिरी है, कोई बड़े नेता बड़े मंत्री का चमचागिरी करा, उसके लिए भी जो है बोला कि
नेता और मंत्री ये सब को जो है चमचागिरी करना पड़ता है लोगों को, मतलब ये चीज़ें। तो मैं ये इन सब चीज़ों के, अरे पढ़ करके तुम अनपढ़ लोगों या ये सब लोगों को तुम चमचागिरी क्यों करोगे भाई? हम लोग हैं, सब लोग, नेता हम लोग से बना है, हम नेता से हम लोग नहीं बने हैं। जिस नेता को चुन करके भेज रहे हो, फिर चलो मानते हैं कि वो बाद में बदल जाता है, चलो नेता पे डिपेंडेंट नहीं क्यों रहे? अगर ट्रीटमेंट हमको करवाना है तो वैसे, और इसमें किसी भी तरीके के पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी में मेरे अंदर रहे, मेरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में पूरी ट्रांसपेरेंसी की। एक अगर भिखारी को भी अगर ट्रीटमेंट की, जो मेरे हमारे नॉर्म्स जो मैं एजुकेट किया हूँ वो एजुकेशन को फॉलो किया है, उसके बावजूद भी उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी, उसको डॉक्टर्स की सहायता की ज़रूरत होगा। मैं बोला ना कि मैं एक से एक एक्सपर्ट डॉक्टर को, दुनिया का जो वर्ल्ड का जो टॉप डॉक्टर, वर्ल्ड का जो सबसे टॉप लेवल का जो रिसर्चर डॉक्टर होगा, उन सब को हायर करके ट्रीटमेंट करवाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये हमारा वादा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, फिलहाल अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों को ख्याल रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग एक दूसरे को गिराने के, मतलब कि डीमोटिवेट करने का ज़्यादा में रहता है। नहीं, हम लोग, अरे भाई सब हम लोग भारत के ही निवासी हैं, क्यों एक दूसरे से जलना होगा तो दूसरे, एक दिन ये माइंडसेट ये रखो कि जिस तरीके से लोग यहाँ से, भारत से लोग अमेरिका, इंग्लैंड जाते हैं जॉब करने के लिए, एक दिन ये माइंडसेट रखो कि अमेरिकन और इंग्लैंड और अमेरिकन और यूरोपियन और जो है ये सब रसियन को, चाइनीज को यहाँ पे आकर के जॉब करना पड़ेगा। लेबर ग्रुप का जो जॉब भारत में होगा ना, वो आकर के चाइना, अमेरिका, रसिया से लोग आएगा करने के लिए। ये माइंडसेट रखो। मैं अभी क्या बोलूं, जब जिस दिन आप लोगों के तरफ से सपोर्ट मिलेगा, फिर मैं दिखाऊंगा कि क्या होती है ईमानदारी, क्या चीज़ होती है ना। किसी को मैं बोल रहा ना कि किसी को, किसी नेता और मंत्री, और मैं उन सब चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जिसको झूठे केस में मैं हर सेक्टर पे काम करूंगा, चाहे वो जुडिशियरी सेक्टर हो, चाहे हर पूरी कोशिश कराऊंगा कि हमारे जो हमारे हमारे यहाँ से जो पढ़ के निकले हुए बच्चे, वही जो है मतलब खड़ा रहेगा और ट्रांसपेरेंसी लाने का काम कर। मैं देखा गांव में क्या होता है कि लोग एक दूसरे को जो है, एक दूसरे के झगड़े से फंसा देते हैं लोग, और उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाता है। लोग, मतलब कि उसने कुछ भी नहीं किया, मेरा ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोग उसको फंसा देते हैं और वो कुछ बेचारा पूरी ज़िंदगी उसकी ख़राब हो जाता है। भगवान को लोग कोसता है कि इसको, मतलब ऐसा, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होगा। तब तक बाकी की और बातें, जब जब हमारा वैसा होगा, वैसी आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे, तब मैं फिर आप लोगों के बीच आकर के बिल्कुल चर्चा मैं करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों को ध्यान रखें। थैंक यू।